अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का मैं स्नातकोत्तर का छात्र सुमित पटेल आप सभी का लिटरेचर क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी पूरी गोदावरी जी हैं, जिन्होंने नेट जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाइड किया है। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट हर वर्ष 2 बार पेपर करवाता है, जिसमें हिंदी साहित्य को लेकर जो जो समस्याएं हैं उन सभी पर बात करने के लिए आज हमारे बीच पूरी गोदावरी जी उपस्थित हैं। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपको पूरी गोदावरी जी। नमस्कार सुमित जी, मैं पूरी गोदावरी अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष की शोधार्थी हूँ। दिसंबर 2021 में जो एनटीए ने कंडक्ट किया सो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम था, वो मैंने हासिल की है। इस मंच के माध्यम से उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक सीरीज लेके आए हैं जो आने वाले नेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। इसी को लेकर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और उस बात को लेकर मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरी गोदावरी जी आपसे है कि कहीं ना कहीं जब आप पहला अटेम्प्ट इस दिया था तो उस समय क्या स्ट्रेटजी थी, और फिर आपने अब तक कितने अटेम्प्ट दिए और किस अटेम्प्ट में जाकर आपको ये सफलता प्राप्त हुई? देखिए, पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जेआरएफ किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने सिलेबस को अच्छी तरीके से जाना था। सिलेबस मैंने पहले लिख लिया था नोट्स पे, फिर उसके बाद मैंने जो है मटेरियल कलेक्शन होता है वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो मटेरियल कलेक्शन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 किताबें लेकर पढ़ी थी और इसी से मेरा नेट और जेआरएफ हुआ। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट निकला, जेआरएफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई आप, तो फिर जो आपने अपने आप को सेल्फ करेक्शन किया, जो चीजें आपसे गलती हुई उस चीज को कहीं ना कहीं आपने जाना, तो वो क्या चीजें थी और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सेल्फ करेक्शन की आप जब आप करते हैं? सेल्फ करेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें कोई करेक्शन करने वाला नहीं होता है, हमें ही करेक्शन करना पड़ता है। तो मैंने जो मेरा करेक्शन रह गया था वो है पेपर 1 का। मैं पेपर 1 की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई थी, इसीलिए मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट का नेट नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसका कारण ये है कि वो सेल्फ करेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब आप किसी टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या नाटक उपन्यास को पढ़ते हो, तो तब आप एग्जाम देते हो जब पहले ही तुम्हें मॉक टेस्ट देना होता है। जैसे आदिकाल पढ़ लिया, फिर उस पर टेस्ट देना होता है, तो तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा पॉइंट कहाँ छूट रहा है। तो फिर से तुम उस पर पढ़ाई करो और फिर से उसी काल पर तुम्हें टेस्ट दो। इस प्रकार से हम सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं। चीज जो हमेशा प्रॉब्लम करती है वो है सिलेबस प्लस मटेरियल कितना होना चाहिए और सिलेबस की कितनी इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपने बताया सिलेबस को। लेकिन एक चीज जो रह गई वो कहीं ना कहीं मटेरियल। हम हमेशा देखते हैं कि जो जैसे एमए में स्टूडेंट आता है वो एक साथ कई गाइडेंस को पाता है और उसके अनुसार वो पढ़ना शुरू कर देता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है और कहीं ना कहीं फिर उसको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने ये चीजें अगर कंसिस्ट किया होता तो मुझे पहले सफलता मिली होती। इसको मटेरियल का जो भटकाव है उस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट को जो है सिलेबस के अनुसार ही चलना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये साहित्य, ये इतिहास पढ़ो, तो उसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही से चयन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो चयन किया था, सबसे पहले मैं जो साहित्य को नहीं जानती थी जब मैं एमए में यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने सरल इतिहास को पढ़ा था विश्वनाथ त्रिपाठी का। अच्छा। उसके बाद शुक्ल की किताब, ये तो जरूरी है हर एक साहित्य के स्टूडेंट के लिए, रामचंद्र शुक्ल की किताब। ये 2 पढ़ने के बाद मैंने जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को पढ़ा था। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में प्रतियोगिता साहित्य को रखा था। बस इन 4 ही किताबों से मेरा नेट क्लियर हुआ। एक चीज जो है वो है नोट्स बनाने को लेकर। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि नोट्स बनाएं और फिर अंत में कहीं लैक ऑफ द टाइम हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं बीच में। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या नोट्स साथ में बनाने चाहिए, और अगर बनाने चाहिए तो कैसे बनाएं? नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम जब लास्ट मोमेंट में हम रहते हैं एग्जाम के, तो उस टाइम पे जब हम एक बार नोट्स का रिवीजन कर लेंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा पढ़ते नहीं बैठ सकते। लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए हमें नोट्स जरूरी है। और नोट्स इस प्रकार बनाए कि एक एक टॉपिक को लेकर
हम जब 2-3 किताबें पढ़ते हैं उसी से हमें जो कुछ पता चलता है तो वही देखकर हमें नोट्स बनाना होता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको क्या लगता है इस जो जर्नी है जेआरएफ की, उसके लिए प्रॉपर क्या शेड्यूल होना चाहिए टाइम का, और कितना लॉन्ग जर्नी है, कितना समय लेती है जेआरएफ के लिए, आपको मिनिमम कितना समय चाहिए, और रिवीजन की कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीजों पर आप थोड़ा सा प्रकाश करें। एग्जाम क्रैक करने के लिए तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट ही है। तो मुझे लगता है जेआरएफ के लिए 6 महीने काफी है। इन 6 महीने अगर हम डेली बेसिस पे देखा जाए तो 7 से 8 घंटे तो कंपलसरी तुम्हें देना ही होगा, और इन 7 से 8 घंटों में 4 घंटे तुम्हें पेपर 1 के लिए देना होगा और 4 घंटे पेपर 2 के लिए देना होगा। अब जो एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, जो बदल रहा है पैटर्न, पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे, फिर थोड़ा सा 2017 में बदलाव हुआ, उसमें थोड़ा सा गैप भी पहुंचा, लेकिन बात करें अगर 2023 की अभी की एग्जाम की, तो उसमें अब बहुत ही ज्यादा डीप से आया, टोटल चेंज किया। इसको लेके जो आने वाले स्टूडेंट हैं, वो जो अभी तक गोविंद पांडे या दृष्टि को पढ़ लेते थे और कहीं ना कहीं यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 के जो टेक्स्ट रहते थे वो उसकी सारांश पढ़ के चले जाते थे, क्या ये जो ट्रिक है, ये सोच अब काम करेगी, या फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जरूरत है कि अब वो मैथोलॉजी बदलें और पूरा टेक्स्ट पढ़ें? मुझे लगता है वो थोड़ा बदले उनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब हम 2021 में एग्जाम दिए थे उस समय पे जो था क्वेश्चन इसी प्रकार से आते थे डेप्थ में, लेकिन वो जो है उपन्यास से, कहानी से आते थे। लेकिन मैंने सुना है कि इस बार का जो पेपर है निबंध, कविता से ज्यादा डेप्थ में पूछा गया है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अब वो छोड़ के उपन्यास, कहानी उसको साथ लेते हुए निबंध में भी थोड़ा गहराई से पढ़ने की जरूरत होगी। यानी सारी विधाओं को आप अच्छे से पढ़ें जो सिलेबस में जो है उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इस जो एग्जाम है इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्लस मॉक टेस्ट, इसको कैसे स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, लगभग कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए और कितने महीने पहले से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए? जो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जब मैं इतिहास पढ़ना शुरू करी थी गोविंद पांडे का, तो मैंने जो आदिकाल पढ़ा था, आदिकाल के बाद मैं टेस्ट देती थी और देखती हूँ कि मैं कहाँ छूट गई और मुझे कितना प्रिपरेशन करना है। उसके बाद मैं भक्तिकाल फिर उस पर टेस्ट देती हूँ, रीतिकाल पढ़ती थी फिर उस पर टेस्ट देती थी। यानी जो पढ़ो तो तुरंत टेस्ट दो और फिर उससे देखो कहाँ पे आप कमजोरी, क्योंकि हम वही वो एरिया जो है वहाँ पर हम स्ट्रांग बन जाते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं एक ही टॉपिक पर तो हम थोड़ा स्ट्रांग बन जाते हैं। तब मेरा सिलेबस थोड़ा पूरा होने को आया था, तो तब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं 2021 में एग्जाम दी, लेकिन मैं 2015 से जो प्रीवियस ईयर्स पेपर थे उन सबको लिया था और एक एक पेपर को मैं देती थी। सभी को ये डाउट आता है कि 2015 से क्यों, अभी का तभी का क्वेश्चन पेपर तो चेंज है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, फिर तुमने क्यों वो किया था? तो मैंने इसलिए किया था, जब आप 2015 से अब तक क्वेश्चन पेपर करते आएंगे तो आपको एक प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका तुम्हें समझ में आएगा और एग्जाम में जाकर भी तुम्हें इजी लगेगा कि इजी से तुम एग्जाम में कर पाओगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये चीज मुझे लगता है बहुत ही मददगार होगी कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाएं और कितना जरूरी है मॉक टेस्ट का, उतना ही जरूरी है रिवीजन। आपने कितनी टाइम रिवीजन किया? और क्योंकि आजकल जो एग्जाम होता है उसमें आप उस समय जब स्क्रीन देखते हैं तो एकदम से सन्नाटा अच्छा है, तो उसमें रिवीजन भी कितनी महत्वपूर्ण है? वही मैं कह रही हूँ, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तुम रिवीजन करोगे बार बार और एग्जाम पेपर, आपने लगभग कितना रिवीजन किया? नोट्स का आपने या फिर इतिहास की बुक का? बहुत बार दिया था मैंने रिवीजन, लगभग 10-12 बार, क्योंकि मैं एग्जाम हमेशा देती थी। मुझे कुछ ना कुछ कमी नजर आती ही थी, तो मैं फिर से वही टॉपिक जाकर रिवीजन करती। डेली कितना आवर्स आप पढ़ने में देती थी जेआरएफ के लिए? जेआरएफ के लिए 8 घंटे तो कंपलसरी, 8 से ऊपर ही देती थी, लेकिन उससे नीचे नहीं दी। 8 घंटा डेली? लगभग एक कितने महीने तक चलता रहा ऐसे? 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने तक आप लगातार 8 घंटे? लगातार 8 घंटे सब कुछ मैंने त्याग कर दिया था। फंक्शन, शादी, ये सब त्याग करके 6 महीने बैठ गई थी और इन्हीं 7 से 8 घंटों में मैंने पूरा किया। इस बीच जो पेपर 1 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने में, जेआरएफ आपके होने में, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या थी? इन 8 घंटों में आप उसको कितना टाइम देती थी?
देखिए, सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने पेपर के प्रति लगाव होता है और वो पेपर 1 छोड़ देते हैं, लेकिन पेपर 1 ही इम्पोर्टेंट है हमारे JRF स्कोर के लिए, और JRF के लिए पेपर 1 ही तय करता है कि तुम्हें JRF मिलेगा या नहीं। तो इससे मैं कहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ना तुम पेपर 2 को पढ़ते हो उतना ही पेपर 1 को भी पढ़ना चाहिए। और पेपर 1 जो है पढ़ने के लिए हम साहित्य के स्टूडेंट हैं और हमें पेपर 1 थोड़ा टफ लगता है, फिर भी पढ़ना चाहिए पेपर 1। आपने कितना टाइम दिया पेपर 1 के लिए? डेली कितना टाइम देती थी? 8 घंटों में से मैं लगभग 4 से 5 घंटे में ही पेपर 1 को देती थी। और क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल रहते थे? हाँ, KVS मदान कहकर एक किताब है। हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम? मैंने हिंदी मीडियम में ही देखा था, लेकिन इससे मुझे थोड़ा टफ लग रहा था KVS मदान पढ़ने के लिए। मैं फर्स्ट बार पढ़ रही थी तो मुझे बहुत टफ लग रहा था। मैं सभी को एक गाइडेंस दूंगी कि बायजूस कहकर यूट्यूब में एक चैनल है, वो चैनल बहुत ही अच्छा है पेपर 1 के लिए। वहाँ पर जो गुलशन मैम वो पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था, और वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी आता है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी आता है। तो वही से मैंने नोट्स भी बनाया था और उन्हीं से मैंने टेस्ट भी देती थी डेली बेसिस पे। तो इससे मेरा आपने जो भी पेपर 1 के मटेरियल चूज किया, चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर बुक का हो, वो हिंदी मीडियम में था या इंग्लिश में? क्योंकि कई बार होता है कि आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर 1, तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट करें। इस चीज को आप कहाँ तक मानती हैं? क्वेश्चन तो हमें अगर एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी आते हैं, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो भाषा तुम्हें अच्छी लगती है, जिस भाषा में तुम आसानी से समझ पाओगे, तो वो भाषा आप आपके अनुसार चुन सकते हो। अच्छा, तो आपने जो मटेरियल चूज किया वो हिंदी मीडियम था? हाँ। उसके साथ साथ इसमें कितना मॉक टेस्ट आपने दिया है पेपर 1 के लिए डेली? पेपर 1 के लिए मैं मॉक टेस्ट मतलब ऐसे ही एक पेपर लेकर तो मैं नहीं करी, लेकिन जो यूट्यूब में वीडियोस आते थे तो वही वीडियोस में बार बार करते गई। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं यूट्यूब में, फिर उसका आंसर हमें देना होता है। इसी से माध्यम से मैंने पेपर 1 की तैयारी की। जो मॉक टेस्ट आपने वीडियो के थ्रू दिए वीडियो पेपर 1 के, और उससे आपने प्रैक्टिस किया? ठीक है। साथ ही साथ जो अंतिम क्वेश्चन होगा मेरा कि जो अब जो टाइम बचा है यानी जून में, तो इन जून में जो महीने हैं 2 से 3 महीने, इसमें क्या स्पेंड करें? ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर फोकस करें? मॉक टेस्ट कितना दें और किस प्रकार से रिवीजन टाइम दें, ये आप मुझे लगभग 3 महीने का टाइम है। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ है पढ़ना, तो आप अभी शुरू कर देना चाहिए, मुझे लगता है, मॉक टेस्ट देना। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो फिर सिलेबस पे ध्यान देना होगा तुम्हें। और पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए तो अभी मैं यही कहूँगी कि बुक पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा KVS मदान की, क्योंकि हम नए स्टूडेंट है, उसको जानना थोड़ा टाइम लगता है। तो आप वीडियो के थ्रू जा सकते हो बायजूस। मैथ का जो सेक्शन होता है कहीं DI का, वो कहीं ना कहीं परेशान करता है हिंदी मीडियम वालों को, तो उस पर क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी? मैंने वही उन्हीं के बायजूस चैनल वालों की वीडियो से ही मैंने देखा था, और मैं इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी DI में मेरे 3 ही राइट गए थे। तो आपने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहाँ से लेते, पर में आपके कितने मार्क्स आए थे? 202 आए थे 300 में से। पेपर 1 में? सॉरी, पेपर 1 में इतना मैं मेहनत करने के बाद भी 60 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन आपके सही थे? 30 सही थे। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही लोग के सही पाते हैं हिंदी मीडियम। तो 30 क्वेश्चन आपके वहाँ से सही हुए, और बात करें यहाँ के 70 क्वेश्चन आपने पेपर 2 में सही किए, तब जाके आपको 100 में 200 नंबर आए, तो ज़्यादा 100% आएंगे। चलिए, आने वाले जो एस्पिरेंट हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब मेहनत करिए और सही गाइडेंस लीजिए, सही किताबों का चयन कीजिए, फिर JRF तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और जो आप अभी शोध कर रही हैं इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में सेंटेंस, यहाँ का अनुभव कैसा रहा? आपने यहाँ से MA भी किया है, इफ्लू कैसा है मैं जानना चाहूँगा, खासकर जो वो स्टूडेंट है जो यहाँ पे PhD करना चाहते हैं। इफ्लू मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पहले जब BA तक थी वहाँ पर मेरा बैकग्राउंड साइंस था। मैं यहाँ पर आके ही जानी हूँ कि हिंदी साहित्य क्या है और किस तरह से हम स्टूडेंट्स किस प्रकार से पढ़ते हैं, यानी हम अपने सेल्फ से पढ़ते हैं। यहाँ पर आने से पता चलता है कि हम हम अपने आप को जानने लगते हैं। हाँ, साहित्य के द्वारा हम अपने आप को पहचानने लग जाते हैं, समाज को जानने लग जाते हैं। और जो MA के लिए आना चाहेंगे इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में हिंदी के,
क्योंकि कई बार होता है आपको मालूम नहीं होता हिंदी विभाग इफ्लू में है, तो उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इफ्लू में आना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं है यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में? तो मैं यही कि जिनको भी इंटरेस्ट है हिंदी करना चाहते थे और जो भी मुझसे पूछते हैं, और मैं हमारे डिग्री कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स थे जो हिंदी करना चाहते हैं उनको मैं बताती हूँ कि इफ्लू है, यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी फैकल्टी और है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ इतने अच्छे प्रोफेसर। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी किताबी जी।